Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Man of Steel. मार्वल की इंटायर सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में, जिसमें शामिल थी MCU, एक्समैन और साथ ही डेडपूल। इसके बाद में नंबर आता है DC की सीरीज का। DC के फैंस के लिए ये मूवी आज बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस कहानी में मैं जान डाल देने वाला हूँ। इस कहानी में सच्चाई, दर्द और प्यार। ये कहानी आज के बाद आपके सभी सुपर हीरो मूवीज की फेवरेट लिस्ट में एक अलग ही जगह बना लेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ग्रह से जो हमारे ग्रह से मीलों दूर है, हजारों करोड़ों मीलों दूर। इसका नाम है क्रिप्टॉन। यहाँ के लोग, यहाँ की टेक्नोलॉजी और साथ ही यहाँ का रहन सहन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, और तभी उसके पिता भी वहां पर आ जाते हैं, जिनका नाम होता है जोरेल। क्रिप्टॉन ग्रह एक ऐसा ग्रह था जहां पर बच्चे टेस्ट ट्यूब से पैदा होते थे। वहां पर उनके जन्म से पहले ही उनकी नियति तय कर दी जाती थी कि ये बड़ा होकर वैज्ञानिक बनेगा, या ये बड़ा होकर सैनिक बनेगा, या किसान बनेगा। लेकिन ये पहला बच्चा था जो कि दो इंसानों के मिलन के बाद पैदा हुआ था, और इसका नाम रखा जाता है कार्ल, और इनके वंश का नाम होता है एल, तो इसका नाम बनता है कार्ल एल। क्रिप्टॉन ग्रह अब तबाही की ओर आ चुका था, क्योंकि उसका कोर बिल्कुल नष्ट होता जा रहा था। अब वो समय आ चुका था जब ये ग्रह किसी भी वक्त नष्ट हो सकता था। तभी जोरेल जाकर क्रिप्टॉन के उच्च अधिकारियों से जाकर बात करता है और कहता है कि ये ग्रह अब अपनी अंतिम कगार पर है, मैं चाहता हूं कि आप कोडेक्स मुझे दे दीजिए। तभी वहां पर एक सैनिक आ जाता है जिसका नाम होता है जॉर्ड। कहने को तो जोरेल और जॉर्ड दोनों कभी एक टाइम पर दोस्त हुआ करते थे, उनकी मेंटेलिटी भी सेम थी। वो चाहते थे कि इस क्रिप्टॉन के सभी देशवासियों को बचाया जा सके, यहाँ पर जो लोग जीवन जी रहे हैं किसी भी तरीके से उनका जीवन बचाया जा सके। लेकिन उन दोनों के माइंडसेट अलग अलग थे। जहां पर जोरेल ये सोचता था कि हमें क्रिप्टॉन किसी और जगह पर बसाना चाहिए, और वहीं पर जॉर्ड ये चाहता था कि जिस जगह पर हम क्रिप्टॉन बसाए वहां के सभी लोगों को जान से मार दे, और सिर्फ बचे तो वो लोग हो सिर्फ क्रिप्टोनियन। उच्च अधिकारियों को जब ये बात पता चलती है कि जॉर्ड के इरादे अच्छे नहीं है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जॉर्ड अपनी बंदूक से उन उच्च अधिकारियों को वहीं पर जान से मार देता है। और तभी वहां पर एक फाइट होती है जॉर्ड और जोरेल के बीच में। लेकिन जोरेल काफी ज्यादा चालाक था, और तभी वो वहां से निकल जाता है और जोर से चिल्लाता है अपने एक उड़ने वाले ड्रैगन को, जिसका नाम होता है हराका। और तभी वो वहां से निकल जाता है और पहुंचता है सीधा कोडेक्स के पास में। कोडेक्स जिसमें जानकारी होती है हजारों लाखों डीएनए की, जो कि आज तक इस क्रिप्टॉन पर पैदा हुए वे बच्चे थे। उसके अंदर जानकारी थी इस पूरे क्रिप्टॉन ग्रह की, क्योंकि ये कोडेक्स ही था जो कि सभी बच्चों को जन्म देने के अंदर एक अहम भूमिका निभाता था। और तभी उसके पीछे पड़ जाता है जॉर्ड, और वो उससे कोडेक्स छीनने की कोशिश करता है। लेकिन मौका पाकर अपने उड़ने की अच्छी स्किल्स के साथ में जोरेल वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर की ओर पहुंचता है। और तभी वो अपनी पत्नी लारा से बात करता है कि क्या तुमने वो ग्रह ढूंढ लिया? तब वहां पर लारा कहती है कि हाँ, मैंने फाइनली उस ग्रह को ढूंढ लिया, जो कि हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा ग्रह साबित होगा। जोरेल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम होता है किलिक्स, उसकी मदद से कोडेक्स को पूरी तरीके से अपने बेटे के डीएनए के साथ में मैच कर देता है, और बताता है कि ये हमारी उम्मीद बनेगा, हमारे सपनों को साकार करेगा, इसे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये ग्रह अब अपनी अंतिम कगार पर है। लारा कहती है कि कम से कम मुझे एक बार इसे लास्ट टाइम देखने दे दो, मैं इसके मुंह से निकला पहला शब्द मां नहीं सुन पाऊंगी, कभी भी हम इसे पहली बार चलते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन तब जोरेल उसे विश्वास दिलाता है कि ये बच्चा एक महान काम के लिए पैदा हुआ है, इसे यहाँ से जाना ही होगा। और फाइनली एक गुड बाय के साथ में लारा उसे एक स्पेसशिप में डाल देती है, और जैसे ही वो उसे लॉन्च करने लगती है तभी वहां पर जॉर्ड पहुंच जाता है। जॉर्ड जोरेल से कोडेक्स की मांग करता है, लेकिन कोडेक्स वो देने के लिए मना कर देता है, और तभी उन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मंसूबे तो एक हैं, मगर उनके जरिए अलग अलग हैं, और इसी लड़ाई में जॉर्ड जोरेल को मार देता है। और जब तक बाहर वो उस स्पेसशिप तक आता है तब तक वो काफी दूर निकल चुका होता है, इसलिए वो अपने दूसरे स्पेसशिप पर उससे हमला करने के लिए कहता है। लेकिन तभी उन पर एक और दूसरे स्पेसशिप से हमला हो जाता है, जो कि भेजा होता है क्रिप्टॉन के उच्च अधिकारियों ने, और तभी उन्हें सजा सुनाई जाती है कत्लेआम की और साथ ही चोरी की। और उन सभी सैनिकों को भेज दिया जाता है क्रायोजेनिक स्लीप के अंदर एक फैंटम सेल में, जहां पर वो हजारों सालों तक जमे रहेंगे। जॉर्ड इस बात से काफी गुस्सा होता है, वो उच्च अधिकारियों के खिलाफ था, और वो ये कहकर जाता है कि मैं जब वापस आऊंगा मैं तुम सबको मिटा दूंगा, और साथ ही कोडेक्स को लेकर एक नई दुनिया बसाऊंगा। एक और कार्लेल का स्पेसशिप धरती पर आ रहा होता है, और वहीं दूसरी ओर क्रिप्टॉन पूरी तरीके से नष्ट हो रहा होता है। लारा इस अंत को अपनी आंखों से देख रही होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती, और देखते देखते क्रिप्टॉन पूरी तरीके से धूल में बदल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें दिखाया जाता है क्लार्क केंट।
जिसे हम सुपरमैन के नाम से भी जानते हैं। वो एक पानी के जहाज पर मछलियां पकड़ने का काम करता था और तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि पास ही के पेट्रोल ऑफशोर पर आग लग गई है और वहां पर कई सारे लेबर्स फंसे हुए हैं। उन सभी को बचाने के लिए उनके पास में कहीं से भी मदद नहीं आ रही होती है और तभी वहां पहुंच जाता है सुपरमैन और उन सभी को बचाने के लिए वहां का दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाता है। और उसी मूवमेंट पर वहां गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है। वो एक एक करके सभी को उस हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक जलता टावर गिरने लगता है और तभी सुपरमैन अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ में उस जलते टावर को वहीं पर रोक देता है। इससे वो हेलीकॉप्टर तो वहां से निकल जाता है, मगर वो ऑफशोर पूरी तरीके से वहां पर तबाह हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ में सुपरमैन पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है उससे अपनी पास्ट की यादें आने लगती है। बचपन में जब सुपरमैन अपनी क्लास में बैठा करता था और जब टीचर उससे कुछ बातें किया करती थी तो वो उससे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके पास में काफी ज्यादा डीप पावर्स थी। वो सभी के आर पार देख सकता था, साथ ही उसे जोर जोर से सभी की आवाज आने लगती है। वो सब कुछ सुन सकता था, सब कुछ देख सकता था और साथ ही सब कुछ महसूस कर सकता था। ये बातें उसे पागल करने लगती है और तभी वो भागकर स्कूल के एक स्टोर रूम में छिप जाता है। मगर तब वहां की टीचर उसकी माँ को बुलाती है, जिसका नाम होता है मार्था कैंट। मार्था उसे आकर समझाती है कि बेटा आखिर तुम परेशान किस बात से हो। तब वहां पर क्लार्क कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तब वहां पर मार्था उसे एक बहुत ही अच्छी बात बताती है कि अपने दायरे को छोटा करो, इस दुनिया को एक टापू जितना बना लो और सिर्फ मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो। जब तुम मेरी आवाज पर फोकस करोगे तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। और तभी क्लार्क बाहर आ जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुपरमैन उस हादसे के बाद में किसी के कपड़े चुरा कर निकल ही रहा होता है। तभी उसे एक स्कूल बस दिखती है और फिर से उसे अपने बचपन की एक याद आती है कि जब वो अपनी स्कूल बस में बैठा था तब वहां पर पीट नाम का एक लड़का उसे काफी चिढ़ा रहा था, उसे परेशान कर रहा था। लेकिन तब एक लड़की कहती है कि प्लीज इसे परेशान मत करो और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि बस ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो एक नदी में जाकर गिर जाता है। पूरी बस पानी में डूब रही होती है और तब सुपरमैन उस पूरी की पूरी बस को उठाकर उस पानी से बाहर निकाल देता है। पहले तो सभी को विश्वास नहीं होता कि आखिर क्लार्क ने ये सब किया कैसे, और वो फिर से पानी में कूद जाता है। तब सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब वो पीटर को वापस बचाकर जमीन की सतह पर ले आता है। इस बात से सभी काफी हैरान होते हैं और फाइनली पीट के माता पिता पहुंचते हैं क्लार्क के माता पिता के पास में। क्लार्क के माता पिता का नाम होता है मार्था कैंट और साथ ही जोनाथन कैंट। वो उसे कहते हैं कि आपके बच्चे में काफी असीम ताकतें हैं, मगर आप उसे छिपाना क्यों चाहते हैं। तब उसके पिता कहते हैं कि ये जैसा है ये ठीक है, लगता है कि आपने कोई सपना देखा होगा। क्लार्क बाहर बैठे बैठे ये सारी बातें सुन ही रहा होता है और तभी उसके पिता जोनाथन उसके पास में आते हैं और उसे एक बात कहते हैं कि ये दुनिया अभी तैयार नहीं है। पीपल आर अफ्रेड व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि वो डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। तुम्हारी शक्तियां बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग हैं और इसी बात को अगर तुम दुनिया के सामने लेकर आओगे तो दुनिया इस बात को समझ नहीं पाएगी, वो तुम्हें अपना नहीं पाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपने आप को अकेला पाओगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बाकी सभी के सामने करो। एक वक्त आएगा जब तुम अपने आप को साबित करोगे और ये दुनिया तुम्हें अपनाने के लिए तैयार होगी। अब क्लार्क कैंट एक होटल में एक वेटर का काम करने लगता है और तभी उस होटल के अंदर कुछ सैनिक आते हैं जो बात करने लगते हैं कि अंटार्कटिका में उन्हें एक स्पेसशिप मिला है जो कि करीब 20,000 साल पुराना है। न जाने कहां से आया है और न जाने कब से पड़ा है। हमें उसके बारे में तहकीकात करनी होगी। और इस बात को सुनकर सुपरमैन अपनी एक नई राह पर निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अंटार्कटिका में, जहां पर एक न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम होता है लोइस लेन वहां पर आती है और बताती है कि मैं द प्लेनेट नाम के एक न्यूज चैनल से आई हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है जिसके बारे में सरकार और साथ ही आम जनता को पता होना चाहिए, लेकिन वहाँ के जनरल उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। मगर लेन काफी ज्यादा क्यूरियस थी उस अंटार्कटिका में पाए जाने वाले स्पेसशिप के बारे में और वो रात को निकल जाती है फोटोज क्लिक करने के लिए। और तभी उसकी फोटो में उसे एक शख्स नजर आता है जो कि और कोई नहीं होता, वो होता है क्लार्क कैंट। और वो सोचती है कि आखिर इतनी रात को इतने कम कपड़ों में ये इंसान यहाँ कहाँ घूम रहा है और तभी वो उसका पीछा करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुपरमैन जो कि अपनी आंखों की लेजर बीम से एक बड़े से बर्फीले पहाड़ को पिघलाकर उसमें आगे जाने लगता है और तभी उसे नजर आता है एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप। वो उसके अंदर जाता है और तभी वहां के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका वास्ता होता है। उसके गले में एक कमांड की पड़ी होती है जो कि उसके पिता ने ही उसके साथ में भेजी थी और जब वो देखता है कि उसका शेप भी बिल्कुल सेम है इस स्पेसशिप के अकॉर्डिंग, तो वो उस कमांड की को उसमें एंटर कर देता है और जैसे ही वो उसे एंटर करता है तो उसे अपने पिता की छवि नजर आती है। तब कार्ल पूछता है कि आखिर आप कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आया। तब वहां पर
जोरेल बताते हैं कि बेटा मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। हम सभी क्रिप्टॉन पे रहा करते थे और हमारा क्रिप्टॉन खत्म होने की कगार पे आ चुका था क्योंकि वहाँ का सूरज काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और साथ ही वहाँ का कोर भी बिल्कुल नष्ट हो चुका था। मैं किसी समय पर उस ग्रह का एक वैज्ञानिक हुआ करता था। क्रिप्टॉन ग्रह पर बच्चे कोडेक्स नाम की वस्तु से पैदा हुआ करते थे। उनके जन्म से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता था कि कौन क्या बनेगा। मगर वहीं का एक सैनिक जिसका नाम था जॉर्ड, वो इस कोडेक्स को हथियाना चाहता था और एक नई दुनिया बसाना चाहता था जहाँ पर वो उन सभी लोगों को मार देगा जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। और मैं उसके खिलाफ था। इसी वजह से मैंने कोडेक्स को तुम्हारे डीएनए के साथ में मैच कर दिया और इस कमांड की के साथ में तुम्हें इस धरती पर भेज दिया। तुम्हारा जन्म हुआ है एक महान काम के लिए। तुम हमारी उम्मीद हो, हमारे सपने हो। और तभी वहां पर जोरेल उसे उसका एक कॉस्ट्यूम देते हैं जिस पर बना होता है एस। क्रिप्टॉन ग्रह के हर इंसान के पास में ऐसी एक कॉस्ट्यूम हुआ करती थी जिस पर एस बना होता था और इस एस का मतलब होता था होप, यानी कि उम्मीद। वहीं दूसरी ओर लेन भी उसका पीछा करते करते उस स्पेसशिप में आ जाती है। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर हमला कर देते हैं और तभी सुपरमैन वहां पर आकर उससे बचा लेता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो लेन को वहीं आर्टिक में छोड़कर उस स्पेसशिप के साथ में निकल जाता है। लेन के लिए एक मसीहा बनकर वो वहां पर पहुंचा था और तभी से लेन ने सोच लिया था कि वो इस कहानी को अखबार में छापेगी और वो जाकर अपने सीनियर रिपोर्टर से बात करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे एक ऐसी न्यूज मिली है जो इस पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। एक ऐसा इंसान जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तब वहां पर उसका रिपोर्टर कहता है कि मैं ये खबर नहीं छापूंगा, अभी ये दुनिया तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में एलियंस रह रहे हैं और वो भी इतने सालों से। ये बात हम पर और हमारी टीम पर खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए जितना हो सके तुम इस खबर से दूर ही रहो। मगर लेन ये खबर छापना चाहती थी और तभी वो एक दूसरे रिपोर्टर से जाकर बात करती है और कहती है कि मेरे पास में कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं उस आर्टिक में। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें अपने न्यूज़पेपर में और अपने रेडियो में छाप दो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुपरमैन, जिसे अब अपनी पहचान मिल चुकी होती है और वो तैयार होता है अब इस दुनिया के लिए। वो कई ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है, अपने आप को उड़ाने की कोशिश करता है, मगर उड़ते उड़ते एक बर्फीली पहाड़ी से टकराकर गिर जाता है और तभी उसे याद आती है अपने पिता की बात। तुम सबसे अलग, तुम सबसे खास हो और तुम्हें कभी भी डरना नहीं है। तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएगी मगर तुम उन सब के लिए तैयार हो। यहाँ का सूरज तुम्हें हमेशा शक्ति देगा। और तभी सुपरमैन एक और उड़ान भरता है और गोली की तरह पूरे आसमान के बादलों में चीरता हुआ उन्हें वहां से आगे बढ़ जाता है और तब जन्म होता है एक नए सुपरमैन का, सुपरमैन मैन ऑफ स्टील। सीन शिफ्ट होता है लेन की तरफ, जो कि अपने बचाने वाले मसीहा के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट लिखना चाहती थी और तभी वो पहुंचती है उसी के घर पर जहां पर उसे मिलती है क्लार्क केंट की माँ, यानी कि मार्था केंट। वहीं से लेन उस कब्र पे पहुंचती है जहां पर जोनाथन केंट को दफनाया गया था, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है क्लार्क केंट और उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गई। तब वहां पर लेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी असीम शक्तियां हैं और तुम इस दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को साबित कर सकते हो, मगर तुम दुनिया को अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाना चाहते, उसके सामने क्यों नहीं आना चाहते। तब वहां पर क्लार्क केंट अपने पास से रिलेटेड एक बात बताता है। एक दिन जब पूरी फैमिली कार में बैठकर जा रही होती है तभी वहां पर खेतों में से एक बवंडर उठकर उनकी तरफ आने लगता है। सभी कार से भागने लगते हैं मगर तभी उनका कुत्ता कार में ही रह जाता है। तब वहां पर जोनाथन कहते हैं कि तुम यहीं रखो, मैं हैंक को बचाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ। वो जाते हैं, हैंक को बचाते हैं, लेकिन तब तक पूरा बवंडर उनके काफी करीब आ चुका था। चाहता तो वहां पर क्लार्क केंट अपने पिता की मदद कर सकता था और वो उसके पिता के पास पहुंचने भी लगता है, लेकिन तभी जोनाथन उसे हाथ दिखाकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे मत बचाओ, ये दुनिया अभी तैयार नहीं है तुम्हारी काबिलियत के लिए। और वहीं पर वो बवंडर जोनाथन को उड़ा ले जाता है। इस बात से क्लार्क केंट काफी चिल्लाता है, काफी टूट सा जाता है, लेकिन यही रीजन था, मेरी सच्चाई को छिपाने के लिए मेरे पिता ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन तब लुइस लेन कहती है कि तुम अपनी लोगों को बचाने वाली आदत से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। जब भी कोई मुसीबत में होगा तुम जरूर सामने आ ही जाओगे। वहां से सुपरमैन अपनी माँ से मिलने जाता है और जैसे उसकी माँ मार्था उसे देखती है वो काफी खुश हो जाती है। तब सुपरमैन बताता है कि माँ, मैंने अपनी पहचान पा ली है, मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिता कौन है और साथ ही ये ग्रह कौन सा है और मैं किस ग्रह से आया हूँ। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी माँ की आंखों में होते हैं खुशी के आंसू, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्लार्क उसे छोड़कर चला जाए। लेकिन तब क्लार्क उसके मन को पढ़ लेता है और कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। इस सीन ने तो एक बार मेरी भी आंखों में आंसू ला दिए थे। वहीं दूसरी ओर यूएस मिलिट्री फोर्स को पता चलता है कि हमारे सैटेलाइट में हमें कुछ तस्वीरें मिली है, कुछ बड़े बड़े स्पेसशिप हैं जो हमारी दुनिया पर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में वहां की लाइट्स चली जाती है और पूरी दुनिया के सभी टेलीविजन पर एक ही टेलीकास्ट आने लगता है। अंग्रेजों के लिए इंग्लिश में, चाइनीजों के लिए चाइनीज में और साथ ही स्पेन के लोगों के पास में स्पेनिश। एक ही खबर आ रही होती है कि हमारे ग्रह का एक बाशिंदा आपके ग्रह पर काफी सालों से रह रहा है
और हमें उसकी तलाश है। अगर आप सभी अपने आप की जान बचाना चाहते हैं तो हमारा बाशिंदा जिसका नाम है कार्लाइल, आप हमें उसे दे दीजिए और हम आपकी जान बख्श देंगे। और वही न्यूज खत्म हो जाती है। अगले दिन इस बात से सभी लोग काफी डर जाते हैं, सभी में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये कार्लाइल है कौन, और अगर एलियन है तो इतने सालों तक हमारे बीच में रह कैसे रहा है। और तभी वहां पर वही वुड जिसने कभी लुइस लेन से इस एलियन के बारे में सुना था, वो ये सारी इंफॉर्मेशन टीवी में दे देता है। और तभी वहां पर यूएस मिलिट्री फोर्स FBI के साथ में पहुंच जाती है लेन के घर पर उसे पकड़ने के लिए। इस बात का पता क्लार्क कैंट यानी कि सुपरमैन को भी चल जाता है कि उसे पकड़ने के लिए वहां के लोग आ चुके हैं और वो होना हो जरूर जॉर्ड ही होगा। और तभी वो एक चर्च में पहुंचता है, वहां के पादरी से बात करने लगता है और कहता है कि न्यूज में जिस एलियन के बारे में बातें हो रही थी वो मैं ही हूँ, तो क्या मैं अपने आप को इस दुनिया के लिए हवाले कर दूं। तब वहां पर पादरी कहता है कि ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। क्लार्क कहता है कि मैं इस काम को करके यहाँ के लोगों का भरोसा तोड़ दूंगा, उन्हें ये पता चलेगा कि काफी सालों से एक एलियन उनके बीच रह रहा है, तो उन सबका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन तभी पादरी एक बहुत ही अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि लोगों के विश्वास की परख पहले की जाती है, उनसे होने वाले अंजाम के बारे में बाद में सोचा जाता है। और इसी बात से सुपरमैन ये तय कर लेता है कि वो यूएस मिलिट्री के पास जाएगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा उन सभी एलियंस के लिए। मिलिट्री फोर्स सुपरमैन को हथकड़ियां पहनाकर अपने पास में एक रूम में लेकर जाती है, जहां पर उसका इंटेरोगेशन चालू होता है। उसके सामने बैठी होती है लोइस लेन, और तभी वहां पर लोइस पूछती है कि आखिर इस एस का मतलब क्या है। तब वहां पर सुपरमैन कहता है कि हमारे ग्रह पर इसे कहते हैं होप, यानी कि उम्मीद। वहीं दूसरी तरफ कांच में बैठे दूसरे सभी मिलिट्री के लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन तब सुपरमैन कहता है कि आपकी मौजूदगी का मुझे पहले से ही पता है, मैं इस जगह के आर पार भी देख सकता हूँ। साथ ही मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपकी जेब में आपका आई कार्ड पड़ा है, उस पर आपका नाम भी लिखा है, और साथ ही आपकी जेब में आपकी आधी खाई हुई टॉफी भी पड़ी है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, आपको मुझ पर इतने कड़े इंतजाम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तब वहाँ के मिलिट्री फोर्स कहते हैं कि तुम एक एलियन हो, क्या पता हम सभी तुमसे इन्फेक्टेड हो जाएं, तुम्हारा एक वायरस हमें लग जाए। तब वहाँ पर सुपरमैन कहता है कि मुझे आपकी दुनिया में रहते हुए पूरे 33 साल बीत गए, 33 सालों में आज तक मुझसे कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, तो आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करके मुझे उन एलियंस के हवाले कर सकते हैं। और तभी वो मोमेंट आता है जब सुपरमैन खड़ा हो जाता है अपने आप को उनके हवाले करने के लिए। और तभी वहां पर एक स्पेसशिप आकर रुकता है, जिसमें से 2 सोल्जर्स निकल कर आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है फ्यूरा और एक का नाम होता है डैनी। वो आकर सुपरमैन को ले जाते हैं और साथ ही मिलिट्री फोर्स के पास में आकर कहते हैं कि हमें ये लड़की भी चाहिए। मिलिट्री वाले कहते हैं कि तुमने हमसे एक एलियन मांगा था, तुम्हारी मांगे पूरी हुई। मगर तब वहां पर फ्यूरा कहती है कि हमें ये लड़की भी चाहिए, अगर तुमने मुझे ये लड़की नहीं दी तो मैं जनरल जॉर्ड से कह दूंगी। तब वहां पर लेन सिचुएशन को समझते हुए फ्यूरा के साथ में चली जाती है और सभी वहां से अपने स्पेसशिप के साथ में उड़ जाते हैं। फ्यूरा लेन को एक ऐसे चेंबर में पैक कर देती है और वहां का दरवाजा बंद कर देती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर जॉर्ड पहुंचता है सुपरमैन के पास में। सुपरमैन अपने आप को उस स्पेसशिप में पाकर काफी कमजोर महसूस करने लगता है, उसे सांस नहीं आती, उसे खांसी आने लगती है और साथ ही उस खांसी में खून भी निकलने लगता है। तब जॉर्ड कहता है कि तुम इस धरती पर रहकर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम आखिर हो कौन। तुम क्रिप्टॉन से आए हो और क्रिप्टॉन इस दुनिया से काफी ज्यादा आगे है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया पर फिर से क्रिप्टॉन बसाऊं, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। अब मुझे बताओ कि कोडेक्स कहाँ पर है, जो कि तुम्हारे पिता जोरेल ने तुम्हारे साथ भेजा था। सुपरमैन कहता है कि उसके पास में कोई कोडेक्स नाम की चीज नहीं है। तब वहां पर जॉर्ड कहता है कि तुम्हारे पिता ने भी यही गलती करी थी। सुपरमैन कहता है कि क्या तुमने मेरे पिता को मारा? जॉर्ड कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को मारा और अब मैं तुम्हें भी जान से मारने वाला हूँ अगर तुमने मुझे कोडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये दुनिया बहुत ही खास है और मैं अब इस पर एक नया क्रिप्टॉन बसाऊंगा। इंसानी हड्डियों पर एक नया ग्रह खड़ा होगा जिसका नाम होगा न्यू क्रिप्टॉन। लेन को जब फ्यूरा ने उस चेंबर में पैक किया था, उससे पहले सुपरमैन ने अपनी कमांड की उसके हाथ में रख दी थी और तभी उसे वहां पर एक छोटा सा चिन्ह दिखता है जो कि बिल्कुल उस कमांड की के अकॉर्डिंग ही बना हुआ था। और जैसे ही लेन उस कमांड की को उसके अंदर एंटर करती है तो फिर से जोरेल की एक छवि यानी कि जोरेल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वहां पर लेन बताती है कि सुपरमैन और मैं यहाँ पर आए हैं क्योंकि जॉर्ड ने हमें कैद कर लिया है। तब वहां पर जोरेल बताता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूं और ये स्पेसशिप मैंने ही बनाया है। मैं यहाँ के सभी दरवाजे और यहाँ की सभी तकनीकी जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि जॉर्ड यहाँ पर एक नया क्रिप्टॉन बनाए। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मैं जो चीजें तुम्हें सिखाऊंगा तुम जाकर सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट को समझा देना। लेन उनकी बातों से एग्री करती है। जोरेल वहां के दरवाजे खोल देता है और लेन को भागने में मदद करता है, लेकिन तभी वहां पर फ्यूरा और बाकी सभी एलियंस भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोरेल उसका काफी साथ निभाता है और लेन फाइनली एक छोटे से स्पेसशिप में बैठ ही जाती है अपनी धरती पर वापस आने के लिए। फिर जोरेल की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरमैन के सामने आती है और कहती है कि मुक्का मारकर इस स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ दो।
दो, और वो मुक्का मारकर वहां का दरवाजा तोड़ देता है। और तभी वहां पर सूरज की किरणें सुपरमैन पर गिरने लगती है, उसकी खोई हुई ताकतें उसके पास में वापस आने लगती है। और जोरेल बताता है कि अब वो समय आ गया है जब दुनिया तुम्हारे लिए तैयार है। ये समय है इस दुनिया और तुम्हारी दुनिया को बचाने का। क्रिप्टॉन जहां से तुम आए हो और धरती जहां पर तुम रहते हो, अब ये बात आ चुकी है तुम्हारे अपनों को बचाने के लिए। जाओ और जाकर लेन की मदद करो और साथ ही जॉर्ड को हरा दो। मैं चाहता हूं कि तुम उसका विनाश कर दो। लेन का स्पेसशिप काफी तेज गति से धरती पर गिरने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे पहुंच जाता है सुपरमैन और अपनी गोली की रफ्तार से फाइनली उसके पास में पहुंचकर उसके स्पेसशिप का दरवाजा तोड़कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फाइनली उसे बिल्कुल सेफ वे के अंदर धरती पर ले आता है। वहीं दूसरी ओर सुपरमैन का पीछा करते करते वो भी कैंसर सिटी में वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन पहुंचा होता है, और वो उसके घर में आते हैं और उसकी मां से पूछने लगते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप कहाँ है जिसमें सुपरमैन आया था। पहले तो मार्था बताने से इनकार कर देती है, लेकिन वो उसका मन पढ़ लेते हैं और फाइनली उन्हें पता चलता है कि पास ही के एक गोडाउन के अंदर वहां पर स्पेसशिप छुपा है। फ्यूरा उसमें कूदती है और जाकर देखती है कि स्पेसशिप के अंदर क्या कोडेक्स पड़ा है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि कोडेक्स तो वहां पर है ही नहीं। और तब जॉर्ड उसकी मां को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है सुपरमैन और जोर का मुक्का मारता है जॉर्ड को और वो काफी दूर जाकर गिरता है। उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट हमें दिखाई जाती है और इसी लड़ाई के बीच के अंदर वहां हेलमेट टूट जाता है जॉर्ड का और वो पाता है कि यहाँ की आबो हवा उससे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ना तो कुछ देख पा रहा है और ना कुछ समझ पा रहा है। तब वहां पर सुपरमैन कहता है कि मेरी माँ ने मुझे फोकस करना सिखाया है, तुम्हें यहाँ पर तकलीफ जरूर होगी। और तभी वहां पर जॉर्ड का साथ देने के लिए उसके साथी पहुंच जाते हैं। कुछ तो जॉर्ड को उस स्पेसशिप के अंदर ले जाकर वापस स्पेस में ले जाते हैं और कुछ सुपरमैन के साथ में लड़ने लगते हैं, जिनमें फ्यूरा और साथ ही डैनी होते हैं। और फिर शुरू होती है इस मूवी की सबसे शानदार फाइट, जिसके अंदर सुपरमैन फ्यूरा और साथ ही डैनी को फोड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मिलिट्री फोर्स भी वहां पर पहुंच जाती है और वो फाइनली तीनों को अपना टारगेट बना लेती है। और तब वहां पर उनके पास में अकॉर्ड आते हैं कि तीनों को जान से मार दो, और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुपरमैन पे भी काफी गोलियां चलती है, लेकिन तब फ्यूरा वहां पर उनके काफी सारे हेलीकॉप्टर्स तबाह कर देती है। कई लोग जान से मारी भी जाने लगते हैं, लेकिन उसी मूवमेंट पर वहां पहुंच जाता है सुपरमैन और एक एक करके सभी मिलिट्री के लोगों को बचाने लगता है। इस लड़ाई में काफी नुकसान होता है, काफी बिल्डिंगें टूट जाती है, काफी चीजें बिखर जाती है, लेकिन सुपरमैन उनका जमकर मुकाबला करता है और फाइनली वो स्टेज आती है जब वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और तभी वहां पर पूरी मिलिट्री सुपरमैन को देखती है, वो अपनी बंदूकें नीचे कर देती है और तब पता चलता है सुपरमैन को कि अब वो वक्त आ गया है जब उसे अपनी काबिलियत लोगों को दिखाने का मौका मिला। पीपल अफ्रेड व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड, वो डरते थे लोग जिसे वो समझ नहीं पाते थे, मगर आज वो समय आ गया था जब लोगों को सुपरमैन की असली ताकत का पता चला और उन्हें समझ में आया कि आखिर ये हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा दोस्त है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ड के शिप में जो वैज्ञानिक था वो जॉर्ड को बताता है कि जब मैंने सुपरमैन का खून लिया था तो उसके डीएनए में मुझे पता चला कि पूरा कोडेक्स उसके डीएनए के अंदर मैच कर दिया गया है। अगर हमें कोडेक्स चाहिए तो हमें सुपरमैन को अपने इस स्पेसशिप पर लाना पड़ेगा। तो जॉर्ड पूछता है कि इसके लिए क्या सुपरमैन का जिंदा होना जरूरी है? तब वो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, हम उसकी लाश में से भी वो कोडेक्स निकाल सकते हैं। और फाइनली जॉर्डेक्स अब सुपरमैन को जान से मारने के लिए तैयार होता है। क्रिप्टोनियन धरती पर सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके पास में एक ऐसी मशीन थी जो कि धरती की आबो हवा को बिल्कुल क्रिप्टॉन की तरह बना सकती थी। और फाइनली वो दो मशीनें छोड़ देते हैं, एक जो कि यूएस पर आती है और दूसरी जो कि दुनिया के दूसरी छोर यानी कि हिंद महासागर पर जाती है। और दोनों ही मशीनें चालू होकर एक दूसरे पर लेजर बीम छोड़ने लगती है और उनसे पैदा होता है एक ऐसा कंपन जिससे कि पूरा गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में लोहा शामिल था, जिस वजह से सारी कारें, सारी बसें उड़ उड़कर जमीन पर गिरने लगती है और तबाह होने लगती है। वहां से सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगता है। मगर तभी लेन पहुंच जाती है यूएस मिलिट्री के पास में और बताती है कि मुझे पता है कि इन मशीनों को तबाह कैसे किया जाएगा। मुझे ये सब कुछ बातें सुपरमैन के पिता जोरेल ने बताई। सुपरमैन के पास में उसके गोडाउन में एक स्पेसशिप पड़ा है जिसमें वो क्रिप्टॉन से इस धरती पर आया था। अगर हम उस स्पेसशिप को उनकी मशीन से टकरा दें तो वो उनकी मशीन नष्ट हो सकती है। मगर ये दो मशीनें, आखिर हम इनका सामना कैसे करेंगे? मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है सुपरमैन और वह कहता है कि मैं दक्षिणी हिंद महासागर के पास में जाकर एक मशीन को तबाह करता हूं और वहीं दूसरी मशीन के ऊपर आप मेरे स्पेसशिप को फेंक देना, जिससे कि दोनों मशीनें तबाह हो जाएगी और धरती पर जो कंपन पैदा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। ये कहकर सुपरमैन गोली की रफ्तार से वहां से निकल जाता है और सीधा 2 मिनट के अंदर पहुंच जाता है दुनिया की दूसरी छोर पर, जहां पर हिंद महासागर के पास में वो मशीन इंस्टैब्लिश हुई थी और वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस मशीन को तोड़ने में। वहीं दूसरी ओर लेन और साथ ही यूएस मिलिट्री फोर्स भी पहुंच जाती है उस स्पेसशिप के साथ में दूसरी मशीन को तबाह करने के लिए।
मगर उसी बीच फ्यूरा वहां पर पहुंच जाती है और उनका जमकर सामना करने लगती है। लेकिन फाइनली यूएस मिलिट्री का वही आर्मी मैन जिसने एक बार पहले भी फ्यूरा का सामना किया था, और तब वो कहता है कि फर्ज के लिए फना होना फक्र की बात होती है, और तभी वो अपने हवाई जहाज को उनकी मशीन से टकरा देता है, जिससे वो दूसरी मशीन भी वहीं पर ध्वस्त हो जाती है। मगर उस हवाई जहाज से लेन गिरने लगती है और तभी वहां पर सुपरमैन पहुंच जाता है और गोली की रफ्तार से जाकर उसकी जान बचा लेता है और धरती पर आता है। अब दोनों मशीनें खत्म हो चुकी थी, सब कुछ शांत हो चुका था, सबको ऐसा लगने लगता है कि अब पूरा माहौल ठीक हो चुका है, अब यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं मंडरा रहा। लेकिन एक खतरा अभी भी था, वो था जॉर्ड। और तभी जॉर्ड वहां पर पहुंच जाता है और सुपरमैन से कहता है, मैंने क्रिप्टॉन को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है, वहां के लोगों और वहां की जाति को बचाना ही मेरा काम था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मेरे स्पेसशिप को तबाह कर दिया जिसके अंदर कोडेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन थी, वो सारा डीएनए जिससे कि पूरा क्रिप्टॉन फिर से बसाया जा सकता था, मगर तुमने वो सब कुछ तबाह कर दिया, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। और तभी वहां पर सुपरमैन और जॉर्ड के बीच में एक और तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। तकरीबन आधे घंटे चलने वाले इस आइकॉनिक फाइट बैटल को एक्सप्लेन करके मैं आपके इस सीन का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये फाइट सीक्वेंस आप खुद ही देखें। इस फाइट के एंड में जॉर्ड अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि मैं भी वहां का एक सच्चा सैनिक हूं, मैंने अपनी तालीम वहां पर लड़ते हुए बिताई है, तुमने अपनी तालीम कहां ली है? खेतों में। और तभी वहां पर एक बार फिर से उन दोनों के बीच में एक तगड़ा मुकाबला होना शुरू हो जाता है। लेकिन सुपरमैन भी कम नहीं था, वो उसे मारता मारता एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देता है। सुपरमैन जैसे ही जॉर्ड को खत्म करने लगता है, मगर वो अपनी आंखों से रेस छोड़ देता है, उसकी आंखों की रेस से वहां खड़ी एक फैमिली पर उसका असर होने ही वाला होता है। सुपरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि नहीं तो मासूम लोगों की जान नहीं लोगे, लेकिन जॉर्ड उसकी बात नहीं मानता और अपनी लेजर से उन्हें बस मारने ही वाला होता है। लेकिन फाइनली सुपरमैन उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर जान से मार देता है और फिर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने एक इंसान की जान ली। वो अपनी शक्तियों के साथ में किसी की जान नहीं लेना चाहता था और पहली बार उसने अपनी शक्तियों के साथ में किसी का खात्मा किया था, मगर ये करना जरूरी था इंसानी जाति और सभी मासूम लोगों के लिए। और फाइनली ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं जनरल कमांडर जो कि रोड पर जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने स्पेस का एक सैटेलाइट आकर गिरता है और तब सुपरमैन भी वहां पर पहुंच जाता है और तब मिलिट्री फोर्स से कहता है कि आप मेरे ऊपर यूं ही नजर नहीं रख सकते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जीना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर किसी भी तरह की नजर ना रखें। और अगर अगली बार आपने फिर से मेरे ऊपर नजर रखी तो जिस तरीके से इस बार मैंने 150 करोड़ का हवाई जहाज तोड़ा है, मैं आपके और भी तोड़ता जाऊंगा। और ये कहकर वहां से निकल जाता है। सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट, जो कि आज तक अपनी लाइफ जीता हुआ आया था दूसरे लोगों की पहचानों पर, कभी वेटर बनता था तो कभी न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट और कभी वाटरशिप क्रू मेंबर, और फाइनली वो पहुंचता है एक न्यूज रिपोर्टर की जॉब के लिए। तब वहां पर लुइस लेन उसका स्वागत करती है और कहती है, क्लार्क कैंट वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके किए गए सभी कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और जितनी कोशिश हो सके उन सभी के रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज भर भर के लाइक कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथ ही फैमिली रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी। इसके बाद में मैं डीसी की अगली मूवी यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जल्दी ही लेकर आऊंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।